जनरल स्टडीज के ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 13 में आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा प्लेट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लेट्स का क्या रोल रहता है अर्थ के क्रस्ट की फॉर्मेशन में या लिथोस्फेयर के केस में, और प्लेट्स का क्या रोल है अर्थ के डिफरेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन में। तो कौन कौन से डिफरेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं? डिफरेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो अर्थ के ऊपर फॉर्म्ड है वो है माउंटेन्स, हमारे हिल्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। आने वाले लेक्चर्स में हम इन सब ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे क्या रोल है प्लेट टेक्टोनिक्स का इन सब ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में। आज इस लेक्चर में हम जो प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। इस लेक्चर में क्या क्या रहेगा प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में वो देखेंगे कि किस तरह ओरिजिन हुआ था। तो इसके लिए डिफरेंट थ्योरीज दी गई थी। फर्स्ट थ्योरी जो है हमारी वो है हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, देन है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, देन है कन्वेक्टिव करंट थ्योरी। उसके बाद हमारी लेक्चर नंबर 11 की मिस्ट्री स्लाइड का जो डिस्कशन था वो थोड़ा हमारा पेंडिंग है, तो इस लेक्चर में हम अपने लेक्चर नंबर 11 की मिस्ट्री स्लाइड का थोड़ा डिस्कशन करेंगे। देन लेक्चर नंबर 11 के एमसीक्यूज के जो आंसर्स हैं वो इसमें दिए गए हैं। लेक्चर नंबर 12 के एमसीक्यूज के आंसर हैं। देन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो हम थोड़े से देखेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे इस फर्स्ट डायग्राम के लिए फर्स्ट इमेज को हम देखते हैं तो ये क्या कहना चाहती है। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, अगर आपने अर्थ पे प्रेजेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को देखा होगा तो आपको पता है अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट है? 7 कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट है। उन कॉन्टिनेंट्स के नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन करेंगे कि कितने नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं और उन कॉन्टिनेंट्स के नाम क्या हैं। अब थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे हमारा ये नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये हमारा अफ्रीका वाला पार्ट है। तो आप देखिए यहाँ पे इस इमेज में क्या दिखाया जा रहा है कि साउथ अमेरिका और जो अफ्रीका है वो एक टाइम पे एक ही पार्ट थे, ऐसा दिखाया जा रहा है। एक ही पिक्चर में दिखाए जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं, तो ये एक टाइम पे एक दूसरे का ये जो थे पार्ट थे। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो होती है वो धीरे धीरे मूव करती रहती है, धीरे धीरे मूव करती रहती है, उसकी वजह से हमारे जो अर्थ के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो फॉर्म होते हैं। अब देखते हैं ये जो डायग्राम है यहाँ पे या जो इमेज है यहाँ पे जो बता रही है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका जो है एक टाइम पर एक ही कॉन्टिनेंट के पार्ट थे या एक ही लैंडमास था, वो किस थ्योरी के अंदर आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले। फर्स्ट थ्योरी जो है हमारी वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को देने वाले जो भी ज्योग्राफर थे उनका नाम था एल्फ्रेड वेगनर। ये जो है चीज आप अपने नोट्स में प्लीज मेंशन कर लीजिए कि एल्फ्रेड वेगनर जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से एसोसिएटेड है। वही थे फर्स्ट जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में प्रोपाउंड किया था या बताया था। He suggested the continental drift theory in the 1920s। अब आप मुझसे पूछेंगे क्या ये एयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है? आपने ये एयर आपको स्पेसिफिकली याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए 19 में इसका प्रोपाउंड किया गया था। बट जो मेन आंसर है, जो मेन क्वेश्चन है यहाँ पे याद रखने के लिए वो ये बनता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने प्रोपाउंड की थी या किसने सजेस्ट की थी? तो वो थे एल्फ्रेड वेगनर। अब ये हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलती क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलती है देयर एग्जिस्टेड वन बिग लैंडमास। मतलब एक टाइम पे यहाँ पे एक सिंगल लैंडमास एग्जिस्ट करता था जिसे पेंजिया कहा जाता था। अब ये जो रेड पॉइंट्स में चीजें मेंशन है, ये आप अपने नोट्स में प्लीज इनको मार्क कर लीजिए, इसको मेंशन कर लीजिए। तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो ये बोलती है कि सबसे पहले जब हमारा संसार बना या डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बने तो वो इस तरह से नहीं थे, तो वो पहले एक बिग लैंडमास मतलब एक सिंगल लैंडमास की फॉर्म में थे, उसको हम पेंजिया कहते थे। और जो ये लैंडमास था, बड़ा लैंडमास था, दिस वाज कवर्ड बाय वन बिग ओशन। मतलब ये एक लैंडमास है, उसको घेरा हुआ था एक बड़े से ओशन ने, उसका नाम था पेंथलासा। ठीक है, तो यहां से अभी इन 2 पॉइंट से 3 आपके डिफरेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। फर्स्ट ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी किसने प्रोपाउंड की थी? तो वो थे एल्फ्रेड वेगनर। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग एक
अर्थ जो थी या हमारा जो लैंड मास था एक सिंगल लैंड मास था, तो उस सिंगल लैंड मास का नाम क्या था? तो सिंगल लैंड मास का नाम था पेंजिया, और उस सिंगल लैंड मास को एक बिग ओशन कवर करता था, उसका नाम था पेंथलासा। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट क्वेश्चंस हो गए आपके यहाँ से, ये आपने नोट्स में मार्क कर लेने हैं। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके रीडिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितने क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अ सी कॉल्ड टेथिस divided the Pangaea into two huge land masses, that is Laurentia to the north, मतलब लोरेंशिया या लोरेशिया जो था वो नॉर्थ डायरेक्शन में था, एंड गोंडवाना लैंड टू द साउथ ऑफ टेथिस सी। क्लियर है? अब आपने देखा होगा कि सबसे पहले बोला कि एक सिंगल लैंड मास में एग्जिस्ट करता है, वो सिंगल लैंड मास जो था वो 2 लैंड मासेस में डिवाइडेड था, और उसके बीच में था टेथिस सी, उसके बीच में था टेथिस सी। जो ऊपर वाला पार्ट था लैंडमास का उसको लोरेशिया बोला जाता था, उसको लोरेशिया बोला जाता था, और नीचे वाला पार्ट जो था वो गोंडवाना लैंड उसे कहा जाता था। क्लियर है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पेंजिया जो है, या इसको इस तरह से बनाया जा सकता है कि लोरेशिया और जो गोंडवाना लैंड थे वो सिंगल लैंडमास का पार्ट थे, तो उस लैंडमास का नाम क्या है? तो उस लैंडमास का नाम है पेंजिया। या आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो पेंजिया था वो 2 ह्यूज लैंड मासेस में डिवाइड था, एक का नाम था लोरेशिया, दूसरे का नाम था गोंडवाना लैंड, या इन दोनों से मिला के, या इन दोनों में से कोई भी नहीं। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इसको भी अपने नोट्स में मेंशन कर लेना है। देन देखते हैं आगे क्या लिखा है। ड्रिफ्ट स्टार्टेड अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो। 200 मिलियन ईयर अगो पहले जो था वो ड्रिफ्ट स्टार्ट हुआ था। ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? ड्रिफ्ट का मतलब है मूवमेंट। ड्रिफ्ट का मतलब है मूवमेंट। 200 मिलियन ईयर्स पहले मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जो कॉन्टिनेंट्स है उनकी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। और उस वक्त ईरा कौन सा चल रहा था ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। उस टाइम पे ईरा जो था वो था मेसोजोइक ईरा, मेसोजोइक ईरा था। पीरियड कौन सा था? पीरियड था ट्रायसिक पीरियड। एंड इपोक कौन सा था? तो लेट ट्रायसिक इपोक जो था वो चल रहा था। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने देखा 200 मिलियन ईयर एगो पहले, 200 मिलियन साल पहले जो थी वो कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, और उस वक्त ईरा जो था उसे मेसोजोइक ईरा बोला जाता है, जो पीरियड था उसे ट्रायसिक पीरियड बोला जाता है, और जो इपोक है उसे लेट ट्रायसिक इपोक बोला जाता था। क्लियर है? एंड आगे क्या लिखा है? एंड द कॉन्टिनेंट्स बिगेन टू ब्रेक अप एंड द ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम वन अनदर। मतलब कॉन्टिनेंट्स उस समय जो ये पेंजिया था या लोरेशिया और गोंडवाना लैंड था, ये एक दूसरे से टूटना स्टार्ट हो गए थे और एक दूसरे से दूर जाना या एक दूसरे के पास आना स्टार्ट हो गए थे। और जब ये एक दूसरे से दूर जाना और पास जाना स्टार्ट हो गए थे तब हमारे बने थे फाइनल कॉन्टिनेंट्स। क्लियर है? आई थिंक ये स्लाइड सबको क्लियर है। अगर किसी को ये क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा आप इसको रिवाइंड करके एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे जो भी 4 के 4 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, ये चारों के चारों पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपने इन चारों को एज इट इज नोट करने की आपको जरूरत नहीं है, बट स्मार्टली किस तरीके से आपने इनके नोट्स बनाने हैं वो आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं, हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी वो किस जोग्राफर ने प्रोपाउंड की थी या किस जोग्राफर ने सजेस्ट की थी, तो उनका नाम था एल्फ्रेड वेगनर। ये हमने देख लिया। उन्होंने कब बताई थी? उन्होंने बताई थी 1920s में। क्लियर है? 1920s में उन्होंने इस थ्योरी के बारे में सजेस्ट किया था। अब देखिए यहाँ पे दूसरी तरफ ये जो डायग्राम बनाई गई है या जो इमेज है वो बता रहा है कि एक सिंगल लैंड मास था पेंजिया। एल्फ्रेड वेगनर ने बोला जो पेंजिया था वो ऑल द अर्थ था, मतलब सारी की सारी पृथ्वी जो थी वो पेंजिया के अंदर ही थी। क्लियर है? 200 मिलियन ईयर्स, देखो यहाँ लिखा है 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो था वो ड्रिफ्ट स्टार्ट हुआ था। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें, मतलब 0 मिलियन ईयर्स की बात करें, यहाँ पे 0 मिलियन ईयर्स दिखा रहा है, तो तब हमारा प्रेजेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बने थे। ठीक है? अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। वो क्वेश्चन ये है कि अब जब हम प्रेजेंट टाइम में हैं और सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो है फॉर्मेशन हो गई है, तो क्या ये ड्रिफ्ट रुक गई है? तो इसका आंसर है नो। इसका आंसर है नो। ये ड्रिफ्ट आज भी चल रही है, और ये ड्रिफ्ट किसकी वजह से? ड्रिफ्ट है प्लेट्स की वजह से। ये ड्रिफ्ट है प्लेट्स की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। यहां तक अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके इस वीडियो को सुन लीजिए ताकि आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे। अब थोड़ा आगे की तरफ को चलते हैं। तो देखिए
हमने पीछे वाली स्लाइड में देख लिया कि एक सिंगल लैंड मास था, पेंजिया था, जिसका नाम था पेंजिया। ठीक है, पेंजिया था। अब देखते हैं वो पेंजिया, यहाँ पे पेंजिया की डायग्राम बनाई है और बताया है कि डिफरेंट डिफरेंट जो है कॉन्टिनेंट्स जो है, जो आज हमारे, जिनको हम जानते हैं, जिनके नाम आज हमें पता है, वो किस लैंड के पार्ट थे। तो देखिए, हमने फर्स्ट जो थी, फर्स्ट अगर आप रिवाइंड करके देखेंगे, फर्स्ट स्लाइड जो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक दूसरे से मैच कर रहे थे, एक दूसरे से मैच कर रहे थे। ये देखिए, ये साउथ अमेरिका है और ये अफ्रीका है। तो ये पेंजिया का पार्ट थे और एक टाइम पे ये एक ही लैंड मास का पार्ट थे। और ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। इंडिया यहाँ पे है हमारा, ये है हमारा प्यारा भारत। हमारा इंडिया इस लैंड मास का, मतलब पेंजिया का ही पार्ट था। यहाँ पे अंटार्कटिका है, देन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे हमारा यूरेशिया है। यूरेशिया का मतलब है यूरोप प्लस एशिया। क्लियर है, यूरोप प्लस एशिया। अब उन्होंने बोला था कि एक सिंगल लैंड मास है जिसका नाम है पेंजिया। उस पेंजिया को एक सी जिसका नाम था टेथिस सी, टेथिस सी ने उसको डिवाइड किया हुआ था। ऊपर वाला पार्ट जो था कॉन्टिनेंट का, उसको लॉरेशिया बोला जाता था, उसको लॉरेशिया बोला जाता था। और नीचे वाला पार्ट जो था कॉन्टिनेंट का, उसको गोंदवाना लैंड बोला जाता था, उसको गोंदवाना लैंड बोला जाता था। क्लियर है। अगर हम देखें कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया जो था वो किस लैंड मास का पार्ट था, तो इंडिया जो था वो गोंदवाना लैंड का जो था वो पार्ट था। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप प्लीज नोट कर लीजिए। इसके लिए कोई मैंने अलग से पॉइंटर नहीं लिखा हुआ है, तो आप प्लीज इस चीज को देख लीजिए कि इंडिया जो था वो गोंदवाना लैंड का जो था वो पार्ट था। क्लियर है। अब थोड़ा सा और क्लैरिटी लेने के लिए आगे चलते हैं कि किस तरह से हमारे फाइनल कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए थे। ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्लियर है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में फर्स्ट हमने जो पढ़ा था वो ये था कि एक सिंगल लैंड मास था, उसका नाम था पेंजिया। एक सिंगल लैंड मास था, सबसे पहले वही एग्जिस्ट करता था, पेंजिया। 200 मिलियन ईयर्स पहले, 200 मिलियन ईयर्स पहले जो था वो ड्रिफ्ट स्टार्ट हुआ था। 200 मिलियन ईयर्स पहले ड्रिफ्ट स्टार्ट हुआ था, मतलब मूवमेंट स्टार्ट हुई थी कॉन्टिनेंट्स की, मतलब लैंड मासेस की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। मतलब ये भी हो सकता है कि प्लेट्स ब्रेक हुई होंगी, उसके बाद प्लेट्स ने एक दूसरे के से दूर जाना है या पास आना स्टार्ट कर दिया होगा। जब ड्रिफ्ट स्टार्ट हुई तो ये जो पेंजिया लैंड मास था, ये दो लैंड मासेस मतलब लॉरेशिया और गोंदवाना लैंड में डिवाइड हो गया था। इसको सेपरेट करता था एक सी जिसका नाम था टेथिस सी। यही पढ़ा हमने। और हमें पता है कि इंडिया जो है हमारा, जो यहाँ पे लाई कर रहा है, ये हमारा इंडिया है, प्यारा भारत है, ये गोंदवाना लैंड का पार्ट था। क्लियर है। अब ये मूवमेंट जो थी, जो ड्रिफ्ट थी, वो चलती गई, जो ये मूवमेंट थी वो चलती गई। तो ये लैंड मासेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने इस तरह की शेप ले ली। क्लियर है। देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रिफ्ट होने लगा, ये कॉन्टिनेंट्स जो थे, ये जो लैंड मासेस है एक दूसरे से दूर मूव करने लगे। देखो, ये दोनों लैंड मासेस भी एक दूसरे से मूव कर रहे हैं दूर। यहाँ पे हमारा भारत था, ये भारत भी इस तरफ को मूव कर रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका है, ये नीचे की तरफ को मूव कर रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखें तो क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम साउथ अमेरिका अफ्रीका से दूर हो गया, अंटार्कटिका नीचे की तरफ को आ गया, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया चला गया, ये हमारा इंडिया चला गया, ये हमारा यूरेशिया का पार्ट है और ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। बीच में वो जो बचा है वो अफ्रीका है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये ड्रिफ्ट चलती गई तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि नॉर्थ अमेरिका जो था वो, साउथ अमेरिका जो था वो नॉर्थ अमेरिका के साथ जाके मैच कर गया, एक दूसरे के साथ जुड़ गए। बट ये दोनों जुड़े हुए नहीं है, दोनों सेपरेट हैं एक वाटर बॉडी से। उस वाटर बॉडी का या उस कैनाल का क्या नाम है वो आपने मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में। देन यहाँ पे हम देखें कि यूरोप और एशिया, जो यूरेशिया जिस पार्ट को बोला जाता था वो यहाँ पे आ गया। इंडिया जो था वो इस यूरेशियन प्लेट से जाके कोलाइड किया और यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है एशिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया जो था यहाँ को ड्रिफ्ट कर गया, इस तरफ को आ गया और ऑस्ट्रेलिया एक अलग से कॉन्टिनेंट बन गया और अंटार्कटिका साउथ पोल की तरफ चला गया। बट बात यह है कि क्या ये ड्रिफ्ट रुक गई है, तो ये ड्रिफ्ट नहीं रुकी है, आज भी मूवमेंट्स होती हैं। और ये मूवमेंट्स हमें किस तरह से पता है, ये मूवमेंट्स हमें पता है क्योंकि अर्थक्वेक्स आते हैं, ये हमें पता है। और ये अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, ये अर्थक्वेक्स तब आते हैं जब प्लेट्स एक दूसरी प्लेट से कोलाइड करती हैं। और ये जो कोलिजन है, ये कोलिजन ही है जिसने इस ड्रिफ्ट की मूवमेंट कराई, मतलब ये प्लेट टेक्टोनिक्स ही है,
ये प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से जो थे हमारे कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे थे। क्लियर है? अब थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक डायग्राम बताई है जो आपको बता रहा है कि किस टाइम स्केल के अकॉर्डिंग कैसे हमारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स जो थे वो बने थे। आप इसको देख लीजिए 2 सेकेंड। देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने क्या क्या एविडेंसेस दिए। मतलब अब कोई थ्योरी दी गई है, उसकी वैलिडेशन किस तरह से होगी? उसकी वैलिडेशन होती है फैक्ट के बेसिस पे कि फैक्ट्स क्या प्रेजेंट हैं। तो देखते हैं कि क्या सबूत क्या दिए गए थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी करेक्ट है। मतलब एल्फ्रेड वेगनर ने क्या क्या एविडेंसेस दिए थे। तो फर्स्ट देख लेते हैं एपरेंट एफिनिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। एपरेंट एफिनिटी ऑफ फिजिकल फीचर, इसका मतलब क्या, जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट साउथ अमेरिका था और यहाँ पे हमारा अफ्रीका था। तो फर्स्ट एक ही बोला जाता है, एक ही लैंडमास के पार्ट थे। तो वो किस तरह से बोला जाता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो वो एक दूसरे से फिट होते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, अफ्रीका का ये जो, अगर हम इस पर्टिकुलर इमेज को देखें तो हम देखेंगे अफ्रीका का ये जो ये वाला पार्ट दिखाया गया है, अफ्रीका का ये जो ये वाला पार्ट दिखाया गया है, इसमें हमारा साउथ अमेरिका बहुत आराम से फिट होता है। तो फर्स्ट एविडेंस जो था इस बेसिस पे था कि जो दो डिफरेंट लैंड मासेस हैं या दो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे में बहुत आराम से फिट हो रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट एविडेंस क्या था? बोटेनिकल एविडेंसेस। बोटेनिकल एविडेंसेस में क्या आते हैं? हमारे फॉसिल्स आते हैं और हमारे जो भी हैं एनिमल्स आएंगे। तो आप देखेंगे कि मेडागास्कर में एक मकाओ की स्पीशीज है, मेडागास्कर में एक मकाओ की स्पीशीज है जो सिर्फ मेडागास्कर में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। बट रिसेंटली वो स्पीशीज जो थी, वो एक स्पीशीज जो थी वो इंडिया में भी फाउंड की गई थी, वो इंडिया में भी फाउंड की गई थी। तो ये जो बोटेनिकल एविडेंसेस है ये जस्टिफाई करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को। मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को कैसे? कि कॉन्टिनेंट जो थे वो वंस वाज पार्ट ऑफ सिंगल लैंड मास। क्लियर है? देन आते हैं हमारे प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट जो है उसमें फॉसिल्स ही आते हैं हमारे। तो जो कुछ डायनासोर के फॉसिल्स हैं वो हमारे मेडागास्कर में भी मिले थे, इंडिया में भी मिले थे। प्लेसर डिपॉजिट्स में गोल्ड डिपॉजिट्स भी आते हैं। आपको पता है जो अफ्रीका का घाना वाला पार्ट है और साउथ अमेरिका का जो पार्ट है वहां पे गोल्ड के जो थे डिपॉजिट्स मिले थे। तो इसलिए उनको भी सिंगल लैंड मास का ही, ये भी एक एविडेंस बनता है सिंगल लैंड मास का। देन आते हैं टिलाइट डिपॉजिट्स। क्लियर है? देन पोलर वैंडरिंग के बारे में आता है। देन हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स के बारे में आता है और बोला जाता है रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशंस। मतलब ओशंस के अक्रॉस सेम एज है। मतलब अगर किसी भी लैंड, दो डिफरेंट लैंडमास की, फॉर एग्जांपल हम साउथ अमेरिका और अफ्रीका की ही बात करें तो यहाँ पे इस लैंडमास की जो रॉक की एज है, इस लैंडमास की रॉक की एज है, वही इस लैंडमास की रॉक की एज है। तो ये भी एक एविडेंस बनता है हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। क्लियर है? तो ये आपने एविडेंसेस जो है इनको या तो कॉपी में नोट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंसेस जो यहाँ पे बनते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, प्लेसर डिपॉजिट, टिलाइट डिपॉजिट्स और एफिनिटी फॉर ऑफ फिजिकल फीचर्स, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशंस। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला जो है इसको पेपर में किसी और नाम से भी पूछा जा सकता है। इसको पूछा जा सकता है जिक्सॉ फिट के साथ, जिक्सॉ फिट भी बोला जाता है इस फर्स्ट वाले को। तो ये आप अपने नोट्स में जो है इसको मेंशन कर लेना कि फिजिकल एफिनिटी को जिक्सॉ फिट भी बोला जाता है। देन हम देखते हैं कि उन्होंने बोल तो दिया कि जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक 200 मिलियन ईयर्स पहले उन्होंने अपनी ड्रिफ्ट या मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। तो बट हम ये देखते हैं इस ड्रिफ्ट के पीछे फोर्सेस कौन से रिस्पॉन्सिबल थी, क्या फोर्सेस थी जो रिस्पॉन्सिबल थी हमारे इस ड्रिफ्ट के पीछे। तो वेगनर के अकॉर्डिंग देखिए, ये क्योंकि एक थ्योरी है तो इसमें हम कुछ भी अपनी तरफ से इनपुट नहीं देंगे कि ये रहा होगा फोर्सेस या ये रहा होगा। हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन कौन सी फोर्सेस थी ड्रिफ्ट के पीछे। तो आपने वही फोर्सेस बतानी है जो एल्फ्रेड वेगनर ने मेंशन की थी। क्लियर है? तो फोर्सेस बिहाइंड ड्रिफ्ट का अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू वेगनर द ड्रिफ्ट वाज इन 2 डायरेक्शंस। ड्रिफ्ट जो थी वो 2 डायरेक्शन में थी। अगर देखें फर्स्ट पॉइंट उसका इक्वेटर वर्ड्स, मतलब इक्वेटर की तरफ को, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, पोल फ्लीइंग फोर्स एंड द ब्यूएंसी फोर्स।
क्लियर है? तो फर्स्ट जो उसने बताई मूवमेंट वो थी इक्वेटर की तरफ को, वो किसकी वजह से थी? वो थी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, पोल फ्लीइंग की वजह से और थी बुओयेंसी की वजह से। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि पोल फ्लीइंग फोर्स, अगर आपसे ज्यादा डीप में जाके क्वेश्चन पूछा गया तो ये होगा पोल फ्लीइंग फोर्स किस फोर्स की वजह से होती है? तो वो होती है अर्थ की रोटेशन की वजह से। अर्थ की रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो थी वो प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से पोल फ्लीइंग फोर्स जो थी वो प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? अब आपके ये क्वेश्चन है जो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, वो ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है? दूसरा ये क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन ये कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है हमारी वो कहाँ पे मैक्सिमम होती है? क्या वो इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है या वो हमारी पोल्स पे मैक्सिमम होती है? क्लियर है? तो आपने ये 3 क्वेश्चंस के जवाब मुझे देने हैं कमेंट सेक्शन में। अब नेक्स्ट पार्ट, सेकंड जो डायरेक्शन थी ड्रिफ्ट की, ये सेकंड डायरेक्शन थी हमारी मूवमेंट की, वो देखते हैं क्या थी। तो वेस्टवर्ड्स थी। वेस्टवर्ड्स थी किस वजह से? वो थी टाइडल करंट्स की वजह से। अब टाइडल करंट्स क्यों प्रोड्यूस हुए थे? वो हुए थे अर्थ की मोशन की वजह से। अब अर्थ जो थी वो किस डायरेक्शन में रोटेट करती है? वो करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट। तो उसकी वजह से जो है अर्थ में टाइडल करंट्स प्रोड्यूस होते हैं और उसकी वजह से अर्थ के जो कॉन्टिनेंट्स थे वो वेस्टवर्ड मूव किए थे। सो द टाइडल करंट्स एक्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो टाइडल करंट्स थे वो ईस्ट टू वेस्ट एक्ट कर रहे थे। ये है अकॉर्डिंग टू वेगनर। तो फर्स्ट जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल थी वो थी इक्वेटर वार्ड्स जो लग रही थी, इक्वेटर की तरफ को लग रही थी, वो थी हमारी फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी, पोल फ्लीइंग और बुओयेंसी फोर्स। और सेकंड थी हमारी वेस्टवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी, वो थे हमारे टाइडल करंट्स की वजह से। और ये टाइडल करंट्स किसकी वजह से फोर्स प्रोड्यूस कर रहे थे? ये थे अर्थ की मोशन की वजह से। और अर्थ का जो मोशन है, यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बनता है, अर्थ का जो मोशन है वो था वेस्ट टू ईस्ट मोशन होता है, इसलिए सन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन से राइज करता है। अर्थ का मूवमेंट जो है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, इसीलिए जो सन है हमारा हमें ईस्ट डायरेक्शन से राइज करता हुआ नजर आता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वेगनर ने क्या बोला है। वेगनर सजेस्टेड दैट टाइडल फोर्स आल्सो प्लेड अ मेजर रोल। उसने बोला टाइडल फोर्सेस का भी बहुत ज्यादा रोल है अर्थ के इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में। क्लियर है? तो आपको डिफरेंट फोर्सेस पता चल गई होंगी। फर्स्ट फोर्स जो थी हमारी, फोर्स जो है हमारी वो है हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, देन पोल फ्लीइंग फोर्स, देन बुओयेंसी फोर्स, देन हमारी आती है टाइडल करंट्स की फोर्स। ठीक है? उसके बाद एल्फ्रेड ने सजेस्ट किया जो टाइडल फोर्स है हमारा वो भी एक मेजर रोल प्ले करती है अर्थ के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है द पोलर फ्लीइंग फोर्स। जो पोलर फ्लीइंग फोर्स है दैट रिलेट्स टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, जो कि अर्थ की रोटेशन से रिलेटेड है। पोलर फ्लीइंग फोर्स इज रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ अर्थ। उसने बोला कि अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। अर्थ एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है, इट हैज ए बल्ज एट इक्वेटर। मतलब अर्थ की शेप ऐसे है, बिल्कुल ऐसे भी नहीं है, थोड़ा सा डायमीटर का डिफरेंस है, तो ऐसी है। दिस बल्ज इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ग्रेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट द इक्वेटर। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इक्वेटर पे पोल्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। टाइडल फोर्स जो होती है वो किन किन की वजह से होती है? वो अट्रैक्शन ऑफ मून एंड द सन दैट डेवलप्ड टाइड्स इन ओशनिक वाटर। क्लियर है? और इस टाइड्स जो है इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ओशनोग्राफी के कंटेंट में जाके। According to Wegener, these forces would become effective when applied over many million years and drift is continuing. उन्होंने बोला कि ये फोर्सेस जो हैं वैसे तो बहुत वीक फोर्सेस हैं, बट अगर हम ओवर द मिलियन ईयर्स के पीरियड पे देखें तो ये फोर्सेस जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं और जो ड्रिफ्ट है वो कॉन्टिन्यूस होता है। क्लियर है? अब इस थ्योरी के हम कुछ ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। इस थ्योरी को यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया था, तो उस थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स होंगे इसीलिए उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो वो ड्रॉबैक्स क्या थे उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एल्फ्रेड वेगनर जो था दैट फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाई द ड्रिफ्ट बिगेन ओनली इन मीसोजोइक एरा एंड नॉट बिफोर। हमने देखा था जो ड्रिफ्ट हमारा स्टार्ट हुआ था वो मीसोजोइक एरा में, ट्रायसिक पीरियड में और लेट ट्रायसिक एपॉक में स्टार्ट हुआ था। तो एल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरी थी वो ये बताने में फेल हो गई थी कि ये ड्रिफ्ट सिर्फ मेसोजोइक एरा में ही क्यों स्टार्ट हुआ, उससे पहले जो एरास थे उसमें क्यों नहीं हुआ। ठीक है? नेक्स्ट जो है पॉइंट वो ये है प्रूफ्स हेवीली डिपेंडेंट ऑन द assumption दैट आर जनरलिस्टिक। मतलब सारे के सारे जो प्रूफ्स थे वो assumption पे बेस्ड थे, उसके पीछे कोई फैक्ट
या इम्पेरिकल एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं किए गए थे। आगे जो है पॉइंट जो ड्रॉबैक का है वो है फोर्सेस लाइक बॉयंसी, टाइडल करंट्स एंड ग्रेविटी आर टू वीक टू बी एबल टू मूव कॉन्टिनेंट्स। उन्होंने बोला कि फोर्सेस जो थी, जैसे बॉयंसी हो गया, टाइडल करंट्स हो गए, या ग्रेविटी हो गई, ये बहुत ही ज्यादा वीक फोर्सेस हैं, तो इनकी वजह से कॉन्टिनेंट्स कैसे मूव हो सकते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं मॉडर्न थ्योरीज लाइक प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पेंजिया। जो मॉडर्न थ्योरी है, मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स की मॉडर्न थ्योरी है, वो पेंजिया के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करती है। एंड रिलेटेड लैंड मासेस, और रिलेटेड लैंड मासेस को, तो रिलेटेड लैंड मासेस कौन थे तो वो थे हमारे लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। तो हमारी जो प्लेट टेक्टोनिक्स की मॉडर्न थ्योरीज हैं वो पेंजिया के एग्जिस्टेंस को और लोरेशिया और गोंडवाना लैंड के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करती है, बट गिव अ वेरी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन टू द कॉज ऑफ ड्रिफ्ट। बट उन्होंने जो कॉजेज बताए ड्रिफ्ट के वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थे। उन्होंने ये तो माना कि जो अर्थ हमारी आज फॉर्म हुई है, या जो भी हमारे लैंड मासेस आज फॉर्म हुए हैं, वो वंस वाज अ पार्ट ऑफ पेंजिया, और पेंजिया जो था वो दो लैंड मासेस में ब्रेक था, दैट वाज लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। बट उन्होंने बोला जो ड्रिफ्ट हुआ या अर्थ हमारा जो लैंड मासेस का मूवमेंट हुआ, उनका जो कॉज था दैट वाज वेरी डिफरेंट। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारी मिस्ट्री स्लाइड। ये मिस्ट्री स्लाइड जो है हमारी लेक्चर नंबर 11 की है, लेक्चर नंबर 11 की है। वहां पे मैंने आपसे दो चीजें पूछी थी, तो वो दो फ्रेजेस थे, ओएस और सीआईए, एंड नेक्स्ट था आईओएस। तो मैंने आपसे पूछा था ये किन किन चीजों से रिलेटेड है, तो ये इनका रिलेशन है जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स हैं अर्थ क्रस्ट के, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ के क्रस्ट के, तो वो है ओएस एंड सीआईए। ओएस का मतलब है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन एंड मैग्नीशियम। ठीक है। और अर्थ के एलिमेंट्स, अबंडेंट एलिमेंट्स की बात करें तो वो है हमारा आयरन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। क्लियर है। तो ये हमारा अर्थ के, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि अगर अर्थ के अबंडेंट एलिमेंट्स के बारे में पूछा जाए और अर्थ क्रस्ट के अबंडेंट एलिमेंट्स के बारे में पूछा जाए तो उन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो डिफरेंट होंगे। अब एग्जाम में ये आप पे डिपेंड करता है और आपकी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है कि आपको ये दोनों चीजें पता है या नहीं पता है। तो इसको प्लीज आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारे लेक्चर नंबर 11 के एमसीक्यूज के आंसर्स हैं, आप इनको प्लीज मार्क कर लीजिए और टैली कर लीजिए अपने आंसर्स से। लेक्चर नंबर 12 के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एमसीक्यूज, उनके आंसर्स हैं ये, इनको भी आप टैली कर लीजिए। देन कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं